हेलो दोस्तों, मैं चंद्रिका मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में यूपीएससी यूपीपीएससी के निबंध विषय पर चर्चा करूंगा। आशा करता हूं इस वीडियो में निबंध को लेकर, जैसे एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए क्या पढ़ें और कहां से पढ़ें, जितने सवाल एक विद्यार्थी के मन में उठ सकते हैं उन सारे के जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा मानना है इसे देखने के बाद और कुछ देखने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा। हरिवंश राय बच्चन जी की है। वो कहते हैं, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, और किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ लो, पूज लो बातों में नमस्ते हूँ। राह पकड़ लो, और मैं राह क्या पकड़ता हूँ? सिलेबस की राह। ठीक है, तो शुरू करता हूँ इस वीडियो को यूपीएससी के सिलेबस से। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज सिलेबस को डाउनलोड करो। आप यूपीएससी के आप किसी भी पेपर की तैयारी करो, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल, आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए। तो यूपीएससी और यूपीपीएससी का लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। तो यूपीएससी कहती है कि उम्मीदवार को विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। यूपीएससी कुछ विषय देगी, उस विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। विषय के विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी 2 निबंध आपसे लिखवाती है और आपको 2 खंड देती है। खंड का में आपको 4 विषय देती है और खंड खा में आपको 4 विषय देती है। ठीक है, प्रत्येक खंड से आपको एक विषय चुनकर निबंध लिखना होता है। 250 मार्क्स का पेपर होता है, प्रत्येक निबंध 125 मार्क्स का होता है। ठीक है, आगे कहती है कि उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए, आपसे सटीक नहीं कहती है, निकट रखते हुए कहती है, बस निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें, संक्षेप में लिखें, प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा। ठीक है, ये बातें अगर शामिल होंगी तो यूपीएससी कहती है कि उसको अधिक से अधिक मार्क्स दिए जाएंगे। तो मैं इस सिलेबस को 4 कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड करके देखता हूँ। पहला, अगर कोई विषय है तो निबंध लिखने से पहले हमको उस विषय के कॉन्टेक्स्ट के ही निकट रहना है, उसे भटकना नहीं है, उस विषय को ही लिखना है, समझना है। दूसरा, उस विषय को संक्षिप्त रूप में लिखना है, अर्थात एक ही बात को फैला के नहीं बल्कि बहुत सारी बातों को छोटे छोटे फॉर्म में आपको लिखना है। तीसरी चीज, आपका जो विषय होना चाहिए, निबंध होना चाहिए, उसमें एक कोहेरेंट होना चाहिए, अर्थात क्रमबद्धता होनी चाहिए। तीसरा, एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव, अर्थात सटीक और आपका निबंध प्रभावशाली होना चाहिए। ये बातें होंगे तो आपका निबंध एक अच्छा निबंध माना जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी पेपर हो यूपीएससी का, अब मैं निबंध विषय की बात कर रहा हूँ, तो यूपीएससी निबंध हमसे क्यों लिखवाती है, ये एक सवाल हमारे मन में होना चाहिए। दूसरा, उस निबंध के लिखवाने का उद्देश्य क्या है, ये एक सवाल होना चाहिए। जब इन दोनों के जवाब आपको पता हो जाएंगे तो आप एक अच्छा निबंध कैसे लिख पाएंगे, इसका जवाब आपको स्वतः पता चल जाएगा। तो यूपीएससी निबंध क्यों लिखवाती है? पहली चीज, वो निबंध के माध्यम से आपके ज्ञान को चेक करना चाहती है। ज्ञान का तात्पर्य हमारा किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आपका विजडम ज्ञान क्या है। आपको अगर सोसाइटी को लेकर कोई निबंध का विषय दिया गया है तो आप सोसाइटी को किस तरीके से देखते हैं, उसके विषय में आपका ज्ञान चेक करती है। दूसरा, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उस ज्ञान को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपकी कंप्रहेंशन स्किल को चेक करती है, अर्थात आपके बुद्धि कौशल को चेक करती है। तीसरा, आपके कंटेक्स्ट को, अर्थात जिस विषय के बारे में आप लिख रहे हैं उस विषय के संदर्भ को आप किस तरीके से समझते हैं। अगर आप सोसाइटी के बारे में लिख सकते हैं तो आपके नज़र में सोसाइटी का संदर्भ क्या है। तीसरा, जो आपके पास नॉलेज है उसका फिल्ट्रेशन आप किस तरीके से करते हैं, फिल्ट्रेशन द इंफॉर्मेशन, उस चीज़ को भी चेक करते हैं। उसके उद्देश्य क्या है, यूपीएससी का उद्देश्य क्या है जो आपसे निबंध लिखवाना चाहती है? तो मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि वो आपसे उस विषय के बारे में बहुआयामी दृष्टिकोण मांगती है। आपको एक विषय दिया गया है, आप उस विषय के बारे में कितने प्रकार से सोच सकते हैं, आर्थिक प्रकार, राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, कितने डायमेंशन में सोच सकते हैं, उस चीज़ को चेक करती है। तीसरा, आपके टाइम मैनेजमेंट को चेक करती है। आपको पता है कि 2 विषय आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं, ठीक, 1000 से 1200 वर्ड के बीच में। ठीक है, आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल को चेक करती है। तीसरा, आपके राइटिंग स्किल को चेक करती है। चौथा, लैंग्वेज का मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं, बल्कि आप किस तरीके से सोचते हैं और उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपकी फॉर्मल लैंग्वेज को चेक करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलचाल की भाषा में कहूँ कि हाल ही में मोदी जी जर्मनी गए, ये बोलचाल की भाषा है, बट ये निबंध की भाषा नहीं है। निबंध में आप कैसे लिखोगे, प्रधानमंत्री जी हैं तो क्या कहेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हाल ही में जर्मनी गए हुए हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक नोटबुक हो, आप इन चीज़ों को नोट करते हुए रहें। ठीक है, हालांकि मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से ठीक है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब चलते सबसे इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं कि निबंध को कैसे अच्छा लिखें। ठीक है, हाउ टू राइट अ गुड एसे। तो आप जीएस पेपर 1, 2, 3 में आप क्वेश्चन लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, आप प्रस्तावना लिखते हैं, उसकी बॉडी लिखते हैं और उसका कंक्लूजन लिखते हैं। सेम ऐसे में भी करना है, आपको प्रस्तावनी लिखनी है, आपको मुख्य भाग लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। तो अब मैं इसके एक एक पहलू पर चर्चा करूंगा। कहते हैं कि एग्जाम जब आपकी प्रस्तावना को पढ़ता है तो वो सोच लेता है आपको मार्क्स कितने देने हैं, बट आपके कंक्लूजन को पढ़ते समय वो यह जान लेता है कि अब उसको कितने नंबर, कितने मार्क्स देने चाहिए। तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं प्रस्तावना और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका कंक्लूजन। ये दोनों जितने अच्छे होंगे आपको मार्क्स उतने ही अच्छे अवार्ड दिए जाएंगे। तो प्रस्तावना लिखते समय आपको एक विषय दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद, 2016 का मैंने एग्जाम्पल उठाया, यूपीएससी का एग्जाम्पल है ये, 2016 का आप चेक कर सकते हैं।
ठीक है, आपको इस विषय के बारे में निबंध लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या करें, निबंध हॉल में अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो सबसे पहले आप, अगर आपको 3 घंटे मिला है, 1.5 घंटे में एक निबंध लिखना है, तो आप 10 मिनट उस निबंध की फ्रेमवर्क जरूर करें। अगर आपका फ्रेमवर्क जितना अच्छा होगा, जितना सटीक होगा, आप उतनी ही जल्दी और उतना ही अच्छा निबंध लिख पाएंगे। फ्रेमवर्क का तात्पर्य है आप उस निबंध को किस किस स्टेट से लेके आप कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेमवर्क, मुझको एक विषय मिल गया, ठीक है, अब मुझे सोचना है कि मैं जल विवाद को कैसे स्टार्ट करूंगा, ठीक है, उसमें क्या क्या पॉइंट डालूंगा, उसके मुख्य भाग में क्या क्या मैं लिखूंगा, उसका निष्कर्ष क्या, जो जो चीज़ें अभी मुझको याद आ रही हैं प्रेजेंट टाइम पे, उनको मैं एक अलग रफ नोट्स में उसको मैं सजा लूंगा, ताकि निबंध लिखते समय मैं उन पॉइंटों को न भूलूं। तो अब हमारा निबंध शुरू होता है यहाँ से। मैंने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, तो फ्रेमवर्क में मान लो हमको इस जल विवाद को लेकर हमको एक कोर्स याद आ रहा है, जल से लेकर इंपॉर्टेंट एक कोर्स याद आ रहा है, तो हमने क्या किया कि फ्रेमवर्क में सबसे पहले क्या लिख लिया, हम क्या लिखेंगे, कोर्स लिखेंगे। अब मान के चलो हमको कोर्स से याद आ रहा है, हमको एक जल से लेकर एक रिपोर्ट याद आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक रिपोर्ट भी लिखेंगे। ये हमारा फ्रेमवर्क बनाने का तरीका होता है। हम उसमें क्या करेंगे, एक रिपोर्ट भी लिखेंगे। ठीक है, अगर हाल ही में जल को लेकर कोई बड़ा मुद्दा है, उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, अपने भारतीय राज्य में जल को लेकर मान लो कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको मैं लिखूंगा, तो उसको लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद हम मुख्य बॉडी में हम क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, जल को लेकर क्या राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक क्या एस्पेक्ट हैं, उनके बारे में अगर हमको कोई डाटा आंकड़ा याद आ रहा है तो हम तुरंत उसी फ्रेमवर्क में नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा काम होगा, 10 मिनट का हम एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। अब निबंध स्टार्ट कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल। तो मैं कहता हूं कि ब्रीफ आइडिया द थीम, जो भी विषय दिया गया है उसका आप ब्रीफ एक आइडिया दें। तो उसको देने के लिए मैंने इसको कई भागों में डिवाइड कर दिया है, अर्थात ये आपके प्रकार हो सकते हैं एक ब्रीफ आइडिया देने के। या जैसे मान के चलो सोसाइटी पे आया, जलवायु परिवर्तन को लेकर अगर कोई आपके पास निबंध आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई एक निबंध है तो हम उस निबंध का विखंडन कर देंगे, डिकंस्ट्रक्शन कर देंगे। जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में कोई आपको प्रश्न दिखता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें जो बातें होती हैं हम उसका क्या करते हैं, उसका खंडन कर देते हैं, और उससे एक जो मूलभूत बात होती है उसकी हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं या उसकी रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही करना है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप उसका डिकंस्ट्रक्शन कर लीजिए। दूसरा क्या प्रकार हो सकता है कि आपको कोई कोर्स से याद आ रहा है तो वो कोर्स से स्टार्ट कर लीजिए। तीसरा क्या हो सकता है, आप कोई शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं उस विषय से संबंधित। अगर आपको कोई रिपोर्ट से याद आ रही है तो आप उस रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर चौथा, पांचवा प्रकार क्या हो सकता है, आप क्वेश्चनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। आप टॉपर्स की अगर आप निबंध देखेंगे तो बहुत सारे निबंध एक क्वेश्चनिंग पे स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को लेकर, अगर जल विवाद को लेकर मैं कहूँ कि जल विवाद क्यों एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, ठीक है, क्या जल विवाद मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, हम क्वेश्चनिंग फॉर्म में इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। चौथा, पैराडॉक्स, विरोधाभास क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जल विवाद को लेकर, इसी को लेकर, इस विषय को अगर मैं विरोधाभास के रूप में देखूं तो नॉर्थ भारत में हम देखते हैं, ठीक है, ग्लेशियर हैं, ठीक है, नदियां बहती रहती हैं, ठीक है। तीसरी चीज, भारत जो है 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें होते हुए, पानी की मात्रा इतनी बड़ी मात्रा में होते हुए भी एक जल विवाद एक बड़ा विषय बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरफ तो जल की उपलब्धता, दूसरी तरफ से जल के पीछे लड़ाई, ठीक है, ये एक विरोधाभास है, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ये कुछ प्रकार है, ठीक है। ये कोई निबंध लिखते समय किसी एक प्रकार, अगर कोई एक चीज याद आ रही है, ठीक है, तो आप उससे लिख सकते हैं। आप इन सभी प्रकार को आप मिश्रित करके भी लिख सकते हैं। अर्थात अगर मुझको कोई कोर्स याद आ रहा है, कोर्स लिख दिया, ठीक है, रिपोर्ट याद आ रही है, ठीक है, उस रिपोर्ट को भी कंक्लूड कर दिया और एक क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हुए आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, अब कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, ठीक है। लोग कहते हैं कंक्लूजन पूरा निबंध लिख लिया जाए, उसके बाद एक उस निबंध का निचोड़ जो होता है आपका कंक्लूजन होता है। मैं कहता हूँ नहीं, कंक्लूजन का मतलब होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आपने जो विषय लिखा है उस विषय में जो भी डिमेरिट्स हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी दोष हैं, आप उनका समाधान कीजिए। तो समाधान कैसा होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, भविष्यवादी होना चाहिए। दूसरा, वो हमारा कंक्लूजन आशावादी हो। इसको लिखने के लिए मैंने दो तरीके से इसको डिवाइड किया है कि जो हमारा कंक्लूजन हो, जो हम आशा कर रहे हैं, वो पहली अल्पकालिक, दूसरी दीर्घकालिक। अगर कोई विषय को लेकर अगर चिंताएं हैं तो उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, एक तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। जैसे अगर महिला सशक्तिकरण को लेकर याद है तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है भाई पहले उनको शिक्षा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, उनको अधिकार दो, ये आपकी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो गया। अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करें तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है कि समाज की सोच बदलना, जो पितृसत्तात्मक सोच है मानव की, उसको बदलना, बट वो इतनी जल्दी नहीं बदलेगी ना, वो एक दीर्घकालिक प्रोसेस है। अर्थात हमको दीर्घकालिक भी दिखाना है और हमको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी देना है, ठीक है। अगर हमके सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन में अगर हमको अल्पकालिक, दीर्घकालिक सोल्यूशन को अगर मुझे लिखने की अगर मुझको फ्रेम नहीं पता है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सॉल्यूशन में हमारा आधारभूत संरचना ये दिखा दो। अर्थात अगर गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या कोई पॉलिसी बनाई, अगर आपको कोई पॉलिसी याद आ रही है तो उन पॉलिसी का जिक्र करें। दूसरा, अगर पॉलिसी बनाई हुई है तो क्या उनका क्रियान्वयन सही से हो पाया है, अगर नहीं हो पाया है तो उसको बताओ कि ये क्रियान्वयन नहीं हो पाया, अर्थात इसको और जमीन धरातल से जोड़ने की जरूरत है। चौथा, व्यवहारिक संबंधी, अर्थात लोगों के बीच में जागरूकता संबंधी समाधान होना चाहिए। आपको पता है इंडिया में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, अर्थात कोई अगर मुद्दा है
चाहे समाज को लेके हो, गरीबी को लेके हो, ठीक है, जाति को लेके हो, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके हो। नीतियाँ बहुत सारी है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है ना तो उनका सही से क्रियान्वयन हो पाता है, ना तो उनका बिहेवियर सोल्यूशन हो पाता है। इसलिए आप इन चीज़ों को आप जरूर कोट करें। ये बहुत ही एक क्रमबद्ध रूप से आपका ऐसे तैयार होगा, ठीक है। तीसरी मुख्य बात, आपका मुख्य भाग कैसे लिखें, तो मुख्य भाग को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है। आपने प्रस्तावना लिखा, प्रस्तावना के बाद में आप उस विषय को बहुआयामी रूप से सोचें। अब आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं बताता हूँ तो कैसे सोचें। आपने GS1 पढ़ा होगा, GS1 में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ा है, सोसाइटी पढ़ा है। तो आपको जो विषय दिया गया है, आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दें, उसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड दें और उसका सोसाइटी पे देखें क्या इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं यही लेता हूँ, संघीय जल विवाद को लेके हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें हैं। हिस्टोरिकल जैसे आप दे सकते हैं, ठीक है, कावेरी जल विवाद, ठीक है, उसका हिस्टोरिकल है, ठीक है। संघ जल विवाद कब स्टार्ट हुआ था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दें। ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, किस प्रकार से ज्योग्राफिकल अर्थात नदियाँ जो है एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जब सीमा बनाती हैं तो उनके बीच में क्या होता है, अक्सर विवाद देखा जाता है। सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है भाई, नदी है, नदी का जल है तो सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, अगर एक राज्य मान लो डैम बना दिया है तो दूसरे राज्य में क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो पेयजल, ठीक है, उनके पास पेयजल नहीं होगा, पीने के लिए पानी की कमी। दूसरा प्रवास समस्या, ये सारी सोसाइटियाँ इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम GS2 में हमने क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं और IR पढ़ते हैं। तो देखो उस विषय को लेकर कोई राजनीतिक विषय क्या है और उसका इंटरनेशनल से उसको कैसे, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से वो कैसे विषय जुड़ रहा है, ठीक है। अगर सिंधु जल विवाद को लेके, ठीक है, राजनीतिक, हम अक्सर देखते हैं कि जल को लेकर राजनीतिक मुद्दा, ठीक है, एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा होता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पाकिस्तान और भारत, ठीक है, चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना दिया, उससे भारत किस प्रकार से प्रभावित होगा, ये सारी चीजें हम IR में दिखाएंगे। GS पेपर 3 में हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अर्थात अब जल विवाद को लेकर आर्थिक प्रभाव क्या हो सकता है। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, GS पेपर 3 में पर्यावरण पढ़ते हैं, तो पर्यावरण पर जल किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, ठीक है, उसकी जैव विविधता किस प्रकार से प्रभावित होगी, ये देखेंगे। तीसरा हम देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं आपदा प्रबंधन, जल को लेकर आपदा का क्या प्रभाव होता है, बाढ़, सूखा, ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं GS पेपर 4 में। GS पेपर 4 में जल एक नैतिक मुद्दा है, इस चीज को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आपको मल्टी डायमेंशनल आपके विषय को बहुआयामी देंगे, जो कि एक UPSC का उद्देश्य जो है इस निबंध को लिखते समय विद्यार्थी से। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप उस विषय की संभावनाओं के बारे में बता दें। संभावनाएं कहाँ से आएंगी, GS पेपर 1, 2, 3, 4, ठीक है। जो संभावनाएं हैं, क्या उसमें अभी तक हमको कुछ सफलताएं मिली नहीं मिली हैं, तो उसके क्या मुद्दे हैं, अगर वो मुद्दे हैं तो उनकी चुनौतियां क्या हैं। इन चारों एस्पेक्ट को आप लिखने के बाद में आप कंक्लूजन पर आएंगे, उन चुनौतियों के समाधान पे आएंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई विषय दिया गया है तो आप उसका विषय आपके ऊपर इंडिविजुअल क्या प्रभाव पड़ता है, उस विषय को लेकर आप इंडिविजुअल क्या है, ग्रुप और सोसाइटी के बारे में क्या प्रभाव है, किसी कंट्री के ऊपर उस विषय का क्या प्रभाव है। दूसरा उसका ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्विक स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट निबंध को लेकर, ठीक है, सारी बातें बता दी हैं। अब एक सवाल होता है कि निबंध में वर्ड्स लिमिट क्या होनी चाहिए। तो हमको पता है कि निबंध में वर्ड्स लिमिट जो है 1000 से 1200 है, ठीक है। तो प्रस्तावना में लगभग आप 100 से 150 वर्ड्स का लिख सकते हैं प्रस्तावना। कंक्लूजन भी आप इतना ही 100 से 150 वर्ड्स, और उसके बाद आपका मुख्य भाग होना चाहिए। ये एक अच्छे निबंध के वर्ड्स डिवाइडिंग कर सकते हैं। अब तीसरी चीज, हम इसको तैयार कैसे करें। देखो, अगर आपने GS पेपर 1, 2, 3, 4 अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं चाहूँगा आप GS पेपर 1, 2, 3, 4 को खत्म करने के बाद में आप हफ्ते में एक निबंध लिखना स्टार्ट करें। अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप निबंध खराब लिखोगे और आप निराश होगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको GS 1, 2, 3, 4 की जो नॉलेज है, ठीक है, ऑलमोस्ट निबंध में वही काम आती है। उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी काम में आती है, तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही निबंध लिखना स्टार्ट कीजिए। देखो, इसके लिए नोट्स कहाँ से तैयार करें, बुक कहाँ से पढ़े, तो मैं कहता हूँ कि UPSC की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, UPSC के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उनकी सॉल्व देख लो, ठीक है, सॉल्व देख लो। बहुत सारी सॉल्व बुक आती है, ठीक है, उनका सोल्यूशन दिए होते हैं। आप, ठीक है, आप साथ में एक निबंध, हफ्ते में एक निबंध पढ़ते जाएं, ठीक है। जब आप 3-4 महीने हो जाएं, ऑलमोस्ट आपके निबंध पढ़े जा चुके हैं, उसके बाद आप निबंध को स्टार्ट करें लिखना, ठीक है। इसके लिए कंटेंट तैयार कहाँ से करें, तो आप जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आपको कोई केस स्टडी मिल जाए, ठीक है, कोई रिपोर्ट्स हो, ठीक है, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी निबंध हैं आप उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए UPSC किस प्रकार से किस विषय के बारे में अधिकतम निबंध पूछता है, ठीक है। उस विषय से संबंधित आपको न्यूज़ पेपर में कहीं रिपोर्ट मिले, ठीक है, कहीं कोई केस स्टडी मिले तो उसको आप बनाते जाएं, ठीक है। कुछ जो कोर्स हैं, जैसे मैं बता दूं कि ARC की जो रिपोर्ट है उसमें नैतिक को लेके, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, ठीक है, और साइंस और टेक को लेके तो नहीं है, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कोर्स हैं, ठीक है, अच्छे ठीक है, थिंक करो कि उनको एक जगह नोट कर लें, ठीक है, उनको नोट कर लें। इस तरीके से आप पाएंगे 3-4 महीने में आपके पास कुछ रिपोर्ट्स होंगी, कुछ अच्छे कोर्स होंगे, कुछ लघु कहानियाँ जो आपको लगे कि आपके विषय से संबंधित है, तो आप उनको भी एक डायरी बना के उनको लिखते जाएं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में
ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ फायदा हुआ होगा। ठीक है, इस वीडियो का मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। आपके लगभग सारे विषयों के जवाब मिल गए होंगे कि एक अच्छा निबंध कैसा लिखा जा सकता है। और जो भी आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। एक बात और, आने वाली वीडियो में आपको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की कंप्लीट स्ट्रेटजी विद सिलेबस के अकॉर्डिंग बताई जाएगी। उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आपको पता है सिलेबस का कोई भी पेपर हो किसी एक बुक से कंप्लीट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स की कोई बुक नहीं है जहाँ से आपको पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाए। इसलिए सिलेबस के हर एक टॉपिक को कौन सी बुक से, किस रिसोर्स से, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और हो सकेगा आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँ। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।